हेलो नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड लाइन अप विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइंस, आर्टिकल्स एंड करंट अफेयर्स। डियर फ्रेंड्स, हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ जहां हम देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स को, साथ ही में हमारा फोकस जो बताया हुआ है हमें हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ ग्रोथ पे। तो इस चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के साथ जैसा आपको पता है हर रोज़ एक नया कोट शेयर करता हूँ। तो आज का जो कोट है कि जस्ट एज अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई विद अ स्टोन टाइड टू इट्स लेग, You cannot truly fly until you let go of what's weighing you down। डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कई बार कि हम जो हमारे पिछले फेलियर्स जो होते हैं उनको हमारे साथ लिए चलते हैं। देखिए, कई बार हमको लगता है ना कि हमारे आप एग्जांपल आपके जो स्टूडेंट लाइफ से उससे रिलेटेड देता हूँ आपको कि कैसे आप जब जैसे मान लीजिए आपके पुराने टेस्ट होते हैं और उनके अंदर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो उसका बर्डन जो है आप अपने साथ हमेशा लिए चलेंगे अगले एग्ज़ाम तक। उससे क्या होगा कि आपके जो आने वाली परफॉर्मेंस है वो तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगी ही, और आपके जो मार्क्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कम है। तो इसलिए होता क्या, जैसे एक चिड़िया जो है वो अपने पैरों पे एक वज़न लेके नहीं उड़ सकती है, वैसे ही आप जो अपने पुराने दुख हैं या पुराने जो चिंताएं हैं उनको अगर लेके चलेंगे साथ में, तो आप भी एक फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, या जो आपको एक ऊंचाइयों तक पहुंचना है उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जो आपके सेटबैक्स हैं, आपके जो पुरानी चिंताएं हैं या पुराने जो दुख हैं उनको पीछे छोड़ें एंड गिव इट अ फ्रेश स्टार्ट। आप हर रोज़ एक फ्रेश स्टार्ट होती है आपके लिए, हर रोज़ एक नया स्टार्ट होता है आपके लिए। तो ज़रूरी है कि पुरानी चीज़ों को भुलाया जाए एंड आज का जो दिन है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आज जो आपको करना है, यू मस्ट फोकस ऑन दैट। तो आपको उस पर फोकस करना है ताकि आप एक हायर लेवल जो है अपनी लाइफ में वो अचीव कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का कोट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को जो है अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ये जो थॉट्स होते हैं ना दोस्तों, ये जो कोट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है इसको एक प्लस में ले जाने की कोशिश करते हैं कि आप इन चीज़ों को, अगर आप सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, सिर्फ सुनेंगे तो इट जस्ट लेट एंड गो वाली चीज़ हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें एंड देन हर रोज़ एक चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे जैसे आप चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो डेफिनेटली एक जो पॉजिटिव चेंज है वो आप अपनी लाइफ में देखेंगे। विद दैट सेड फ्रेंड, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो सवाल है तो बर्निंग टॉपिक से होता है मोस्टली टाइम्स, एंड जो आज का सवाल है कि हाउ मेनी SDGs आर देयर एंड ऑल्सो नेम देम। SDG से हमारा मतलब है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमने यूनाइटेड नेशन ने जो सेट किए हैं टू अचीव बाय 2030। तो उन सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको बताना है कि कितने हैं, प्लस आपको बताना है कि उन सभी के जो नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं। अगर आपको थोड़े बहुत भी पता है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है या आपको लगता है कि थोड़ा और जानने की ज़रूरत है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लीजिए। दैन उसके बाद में अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में स्टिक कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों कि आपको एक पता लगेगा कि SDGs होती क्या है, किसने इनको लॉन्च किया है और कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सवाल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द आर्टिकल्स ऑफ द डे। आज का जो आर्टिकल है आज है 7 अक्टूबर 2023। डियर फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए डियर फ्रेंड्स, कई बार मैं हमेशा आपके साथ ये चीज़ शेयर करता हूँ कि आप जब स्किप करते हैं, स्किप करने से अच्छा है दोस्तों कि आप इसकी जो वीडियो की स्पीड है उसको तेज़ कर लें। 1.5x 1.75x से आपके अकॉर्डिंगली आप इस वीडियो की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो पॉइंट है या जो डिस्कशन है वो कहीं ना कहीं मिस कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पूरा सुनें, भले ही आपको लगता है तो आप इसको थोड़ा तेज़ कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है फ्रॉम द इंग्लिश पेपर, अ वार्निंग शॉट फॉर कमिटिंग द क्राइम ऑफ जर्नलिज्म। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया है कि कैसे जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है थ्रू द गवर्नमेंट। इसी को लेकर बताया गया कि कैसे नरेंद्र मोदी साहब जब 2002 के अंदर जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन के सामने आए थे, तब उस समय पे उन्होंने जो अपना एक कहता है ना कि एक ही वॉज वीक इन हैंडलिंग द मीडिया। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मीडिया को हैंडल करते हुए कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आप चीज़ों को मतलब अगर मैं आपको इस आर्टिकल के बारे में बताऊं तो दोस्तों ये है कि कैसे जो
गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस समय पे नरेंद्र मोदी साहब, तो उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कहा था कि कैसे वो वीक है मीडिया को हैंडल करने में। और यही चीज़ एक शॉर्ट कमिंग भी है उनकी, क्योंकि बिकॉज उस समय पे आप इसको दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो वो ऐसे ले सकते हैं कि उनको हैंडल करना नहीं आता, दूसरा आप इस तरीके भी ले सकते हैं इसको कि उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे, आज भी जब आप सुनेंगे उनको तो इंग्लिश इज़ नॉट दैट फ्लुएंस, तो अगर मैं कहूँ तो ही वॉज वेरी गुड। बट उस समय पे एक होता है ना कि आपको बोलने में थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स कम होती है, तो आप उस तरीके से भी इसको ले सकते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को सेंसरशिप्स के द्वारा बैन कर दिया गया था उस समय पे, जब ये इंटरव्यू की बात बताई गई थी कि जब इंटरव्यू को लॉन्च करने की बात हुई थी, जब गवर्नमेंट ने कहा था कि इस जो इंटरव्यू है इसको बैन किया जाए बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं जो सरकार की छवि को ख़राब करता है। सप्रेशन ऑफ ग्लोबल जायंट्स की कैसे जो ग्लोबल जायंट्स है जैसे बीबीसी है या छोटे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं न्यूज़ क्लिक, तो इन सभी को प्रेशराइज किया जाता है एंड इनके साथ जो कोऑपरेशन है वो नहीं किया जाता है थ्रू द गवर्नमेंट। इसके द्वारा जो एक मीडिया की स्वतंत्रता है उसको कम करने की बात बताई गई है इस आर्टिकल में। लेजिस्लेशन एंड इंटिमिडेशन का मतलब है दोस्तों कि गवर्नमेंट इज़ यूजिंग लेजिस्लेशन एंड इंटिमिडेशन टैक्टिक्स टू सप्रेस डिसेंडिंग वॉइसेस इन द मीडिया। तो जितने भी मीडियाज़ ऐसे मीडियाज़ या मीडिया हाउसेस हैं जो सरकार की खामियों को सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो उनको दबाने की कोशिश की जाती है थ्रू डिफरेंट एक्शंस, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स एविशन, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। तो ये सभी चार्जेस जो है ये जब एक सरकार पर लगते हैं तो इन सभी को दबाया जाता है थ्रू मीडिया सप्रेशन। जब मीडिया किसी चीज़ को सामने उजागर लाने की कोशिश करता है तो एक सरकार का जो एक पावर होता है उसका मिसयूज़ किया जाता है टू सप्रेस दिस जर्नलिज्म। मीडिया कैप्चर की बात करें दोस्तों तो गवर्नमेंट एक्शंस रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ मीडिया कैप्चर विद हरासमेंट, इंटिमिडेशन, वेंडेटा एंड विलिफिकेशन बीइंग एम्प्लॉयड टू कंट्रोल द नैरेटिव। जो उस समय जो भी नैरेटिव चल रहा होता है, जैसे 2002 में नैरेटिव था कि नरेंद्र मोदी जो है वो किसी तरह से जो मीडिया उसको संभालने में सक्षम नहीं, तो ये जो एक एजेंडा था, ये जो एक नैरेटिव था, इसको दबाने की कोशिश की गई थी थ्रू दैट गवर्नमेंट। तो उस समय जो सरकार थी उन्होंने इस चीज़ को दबाने की कोशिश की थी डिफरेंट नैरेटिव्स। कंपैरिजन टू द इमरजेंसी एरा, अब ये जो आर्टिकल है ये इस चीज़ को यानी जो कहता है ना कि अभी जो रूलिंग पार्टी है उनका जो सप्रेशन है ऑफ मीडिया, इसको कंपेयर किया है इंदिरा गांधी सरकार ने जब इमरजेंसी में जब मीडिया का रेस्ट्रिक्शन थे उस समय के साथ इस चीज़ को कंपेयर किया गया कि कैसे उस समय पे जब इंदिरा गांधी जी जो है वो चीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कैसे मीडिया को हैंडल किया हुआ था, मीडिया को कैसे कंट्रोल किया था, वैसे ही अभी आज की जो सरकार है वैसे ही वो ये सरकार भी किसी जर्नलिज्म को या किसी मीडिया को ऐसे ही कंट्रोल कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि मीडिया की जो फ्रीडम है वो चाहे कोई भी पार्टी हो, XYZ, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी पार्टीज़ है ना ये सभी अपने जो नैरेटिव्स होते हैं, जो अपने मतलब कहते हैं ना कि एक फॉल्स इनके एक जो काम होते हैं जो मीडिया के सामने नहीं आने चाहिए, देश के सामने नहीं आने चाहिए, तो इन सभी चीज़ों को छुपाने के लिए जो एक मीडिया का सप्रेशन है उसका सहारा ये कोई भी पार्टी हो वो लेती ही है। तो कोई भी पार्टी हो वो दूध का धुलावा नहीं है। तो चाइनीज़ लिंक्स और जो सरकार है वो कई बार कह देती है कि जो जर्नलिज्म है या जर्नलिस्ट जो है या मीडिया हाउसेज जो है ये सभी एक चाइनीज़ प्रोपेगेंडा जो होता है ना, ये चाइनीज़ लिंक जो है इसके अकॉर्डिंगली काम करती है एंड जो रूलिंग पार्टी है या जो भी गवर्नमेंट चल रही है उसको डिफेम करने की कोशिश करती है। लेकिन वहीं जो मीडिया हाउसेज है उनका कहना है कि कैसे एक उनके अगेंस्ट फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है। अगर चाइनीज़ लिंक्स भी हैं तो उसका कोई सबूत सरकार के पास खासा ठोस सबूत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो दोनों ही पार्टीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे मीडिया हाउसेज हो, तो ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जो एक ब्लेम गेम खेल रही है। ये इस पे आरोप लगा रहे हैं एंड वो दोबारा इन पे आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे ही चीज़ें जो है इसके अंदर बताई गई है। शादी के अंदर बताया जा रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ मीडिया जो है, व्हाइट हाउस प्रेस कॉर्प्स वाज केप्ट वेटिंग एंड द एडिटर्स गाइड ऑफ इंडिया फेस गवर्नमेंट एक्शन इन मणिपुर। बताया जा रहा है कि कैसे अलग अलग इंसिडेंट्स में या अलग अलग एक्शंस के अंदर जो मीडिया हाउसेज होते हैं या जो मीडिया है उनकी पावर को जो एक कंप्रेस या फिर उनको दबाने की कोशिश की जाती है थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। रैंकिंग ऑन वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स बताया गया कि कैसे जो भारत का जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है, या कहते हैं ना कि एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी करता है, तो उस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की जो रैंकिंग है वो काफ़ी नीचे है। कंपेयर किया गया है अफ़गानिस्तान से, कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी इतनी सप्रेशन नहीं है जितनी भारत के अंदर है मीडिया की।
बट डियर फ्रेंड्स, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर इतनी ही हमारे देश के अंदर मीडिया को कंट्रोल किया जाता या इतना ही हमारे मीडिया के ऊपर कंट्रोल होता, तो ऐसी जो चीज़ें होती है ना, आप कुछ भी फ्रीली बोल सकते हैं, आप सरकार के बारे में आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो ये एक काफ़ी आसान चीज़ है। आप हमारे देश के अंदर आप किसी को भी, कोई भी जो नेता है या कोई भी पार्टी है, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो अगर आप जब ये कर सकते हैं तो क्या ये आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस में नहीं आता है? विचार कीजिएगा इस पर डियर फ्रेंड्स कि अगर आप कोई भी, जैसे ये आर्टिकल है तो ये आर्टिकल भी लिखा गया है, तो इसमें ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपको सप्रेस कर रही है, आपके पास फुल फ्रीडम है। तो ये एक सोचने वाली बात है डियर फ्रेंड्स कि अगर इतना ही, अगर कहते हैं अफगानिस्तान से जब कंपेयर किया है तो कहीं ना कहीं एक कुछ सोच समझ के इन्होंने कंपेयर किया होगा। बट मेरा ये ओपिनियन, या जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन, वो यही है कि अगर आपके पास फ्रीडम नहीं होती तो आप ये छाप सकते थे? क्या आप ये बात कर सकते थे न्यूज़पेपर के अंदर? नो। बट स्टिल जो बातें बताई गई है तो ये एक दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो प्रेस का फ्रीडम है तो वो एक है, कुछ लेवल तक ही सही, लेकिन है हमारे कंट्री के अंदर। गवर्नमेंट प्रपोर्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट जो है दोस्तों, वो बताया गया कि कैसे जो गवर्नमेंट के प्रमोशन है वो थ्रू डिफरेंट मीडियाज करती है गवर्नमेंट। चाहे कोई भी सरकार हो, वो अपना प्रमोशन जो होता है वो डिफरेंट मीडियाज के थ्रू करता है कि कैसे उनको वोट दे एंड थिंग्स लाइक दैट। हिपोक्रेसी की बात करते हुए बताया गया कि जहाँ पे हम गिनाते हैं एक तरफ कि कैसे हम सुपर जायंट बनते जा रहे हैं, हम सुपर पावर बनने की उस जो वे है उस पर चल रहे हैं, एंड जो मैसिव ग्रोथ जो हम कर रहे हैं उसके साथ साथ में जो एक हम इग्नोर कर रहे हैं कि इस चीज़ को कि हमारी जो रैंकिंग है इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कम है। तो ये एक हिपोक्रेसी एक दर्शाता है कि कैसे हम एक तरफ तो बोलते हैं कि हम सुपर पावर बनने वाले हैं या हम एक ग्लोबल जायंट बनने वाले हैं, इंडिया इज ग्रोइंग इन पावर टेस्ट, वहीं दूसरी तरफ जो हमारी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसको बहुत कम लो रैंकिंग मिली है। तो ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को एक हिपोक्रेसी की, एक जो कहता है कि हिपोक्रेसी की सीमा होती है, तो वो चीज़ बताई गई है। तो स्लेज हैमर अप्रोच बताया गया कि कैसे गवर्नमेंट का जो अप्रोच है टू हैंडल द मीडिया एक स्लेज हैमर वाला अप्रोच है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो एक हाईलाइटिंग द एक्सेसिव एंड डिस्प्रपोर्ट रिस्पॉन्स टू मीडिया आउटलेट क्रिटिकल टू द गवर्नमेंट। तो ऐसे कुछ मीडिया हाउसेस जो सरकार के अगेंस्ट बात करते हैं या सरकार के जो खिलाफ चीज़ें लिखते हैं, तो उनके प्रति जो सरकार का एक नज़रिया है या एक एक्शन जो है वो एक स्लेज हैमर वाला। स्लेज हैमर का मतलब दोस्तों की एक कड़क अप्रोच जो होती है ना, कि एक हार्ड अप्रोच जो है सरकार की, वो है। तो बताया गया है कि कैसे सरकार जो सरकारी कुछ चीज़ें होती है उनका अप्रोच होता है कि कैसे मैसिवली, कैसे स्ट्रांगली उन सभी जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनको सप्रेस किया जाए जो कि अगेंस्ट बोलते हैं सरकार के। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा पहला आर्टिकल। देखा कि कैसे इसमें आर्टिकल में बताया गया कि कैसे हमारी जो प्रेस है या फिर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है हमें कि कैसे हम थोड़ा और जो मीडिया के लिए चीज़ें हैं उनको और आसान बनाएं, उनके लिए थोड़ा और इजी करें कि सरकार की जो खामियां हैं वो देश दुनिया के सामने ला सके। तो ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि कैसे हमारी जो फ्रीडम इंडेक्स को कंपेयर किया गया है थ्रू अफगानिस्तान। तो ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है, एंड जो मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आपको दिया कि कैसे अगर इतनी ही हालत ख़राब होती है हमारे इंडिया में अगर प्रेस की, तो इट इज़ नॉट फीजिबल या इट इज़ नॉट ईजी कि आप सरकार के अगेंस्ट कुछ भी बोल सके। बट ऐसा नहीं है, आप फ्रीली किसी भी सरकार के बारे में कुछ भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा पहला आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल। आज का सेकंड आर्टिकल है अलाइंग हायर एजुकेशन विद द यूनाइटेड नेशंस SDGs। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता चला जो सवाल था वो कहाँ से था, यही से मैंने आपको जो आज का सवाल है वो पूछा था। डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर बात जो आर्टिकल है इसके अंदर बताया गया कि कैसे 17 ग्लोबल जो गोल्स है, चलो आपको एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया कितने हैं, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो टारगेट करते हैं 169 टारगेट्स को, और इसके अंदर अप्रूव किया है बाय 193 यूएन मेंबर्स। तो जितने भी यूएन मेंबर्स हैं उन सभी ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो डिफरेंस बताया गया है कि कैसे पॉवर्टी को एड्रेस करना है, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज है, इन्वायरमेंटल चैलेंज है,
तो बाय 2030 जो ये सभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है इनको अचीव करने की बात बताई गई है थ्रू यूएन मेंबर्स। एंड बताया गया है कि कैसे स्लो प्रोग्रेस जो चल रही है, तो डिफरेंट जो रीज़न दिए गए हैं वो है कोविड-19, क्लाइमेट क्राइसिस और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है, या फिर बिग ग्लोबल इकोनॉमी। तो इन सभी फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बताया गया कि कैसे जो SDGs हैं उनको अटेन करने में क्यों दिक्कत आ रही है। तो ये सभी कारण जो बताए गए हैं, इसके कारण जो लास्ट कुछ साल रहे हैं उनके अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको अचीव करने की जो एक स्पीड है वो काफ़ी कम हो गई है। इंडिया का सेटबैक है टू अचीव ऑल द SDGs, इसका सबसे मेन कारण जो है वो है एक पैंडेमिक या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है। उसके कारण इंडिया भी अपने जो SDGs हैं उनको अटेन करने में कहीं ना कहीं असफल रहा है, बट स्टिल द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट जो है, या डिफरेंट जो कहते हैं ना कि हम अलग अलग तरीक़ों से SDGs को ऑन द ट्रैक लाने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी कोशिश है सरकार की और प्राइवेट प्लेयर्स की टू अचीव ऑल दीज बाय 2030। इसी का एक बेस्ट एग्जांपल है NEP, जो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे अलग अलग रास्ते अपनाए जा रहे हैं टू अचीव SDGs। तो उनमें से एक रास्ता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो भारत सरकार ने लॉन्च की थी 2020 के अंदर। तो बताया गया कि कैसे NEP को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम कंबाइन कर सकते हैं विद SDGs। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अलाइंस विद मोस्ट SDGs एंड हैज़ एक्सेलरेटेड एफर्ट्स टूवर्ड्स देयर रियलाइजेशन। तो कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हेल्प करेगी हमें कि हम जल्दी से जल्दी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको जल्द से जल्द अचीव कर सकें। हायर एजुकेशन का जो रोल है दोस्तों SDG अचीव करने में वो कहीं ज़्यादा है, लेकिन जो NEP है वो हर लेवल के एजुकेशन पे फोकस करती है। बट स्पेशली जो मैं बात करूँ आपके साथ कि जो हायर एजुकेशन है वो कैसे एक क्रूशियल रोल प्ले करती है टू अचीव दिस। So it's promote social mobility, critical thinking, creativity and employment skill, all of which contribute to achieve various SDGs। देखिए दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ना वो फ्रॉम नर्सरी टू हायर एजुकेशन के लिए इम्प्लीमेंट की गई है, बट स्पेशली जब मैं बात करूँ SDG की तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा रोल है जो हायर एजुकेशन है, क्योंकि वो प्रमोट करते हैं एक सोशल मोबिलिटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी और एम्प्लॉयमेंट स्किल्स। जब आप हाईली एजुकेटेड होंगे, जब आप मोर क्वालिफाइड होंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो आपकी जो पॉवर्टी रिडक्शन है उसमें कमी आएगी, हंगर के अंदर कमी आएगी, जो हंगर इश्यूज चल रहा है हमारे देश में, हेल्थ बेटरमेंट होगा आप लोगों का, साथ में जो जेंडर इक्वलिटी है उसके अंदर इजाफा आएगा हमें, साथ ही डिसेंट वर्क एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। तो ये सभी जो है ना, हम जैसे सेकंड पॉइंट जब आप फोकस करेंगे तो इंडिविजुअल्स विद हायर एजुकेशन डिग्रीज आर मोर एम्प्लॉयबल एंड अर्न सिग्निफिकेंटली मोर कंट्रीब्यूटिंग टू SDGs। तो जितने ज़्यादा आप हायर एजुकेटेड होंगे, जितने ज़्यादा आप पढ़े लिखे होंगे, जितने आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वालिफिकेशन होगी, तो उतने ज़्यादा चांसेस है कि आप मोर एम्प्लॉयबल होंगे, आपको उतनी जल्दी नौकरी मिलेगी। जब आपके पास एक एम्प्लॉयबल या एक एम्प्लॉयमेंट होगी तो आपके पास डेफिनेटली एक कहते हैं ना कि आप एक पॉवर्टी को कम करेंगे, आप हंगर को जो है हंगर रिलेटेड इश्यूज है उनको कम कर पाएंगे, हेल्थ अपनी बेटर कर पाएंगे, साथ ही में जो जेंडर इक्वलिटी है उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो देखा दोस्तों कि कैसे आप अगर हम एक चीज़ पे फोकस कर लें, यानी कि हायर एजुकेशन पे फोकस कर लें, तो हम इतने सारे जो SDGs हैं उनको अचीव कर पाएंगे। रिसर्च एंड इनोवेशन की बात बताई गई है कि कैसे फॉस्टरिंग मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल सिटीज, क्लाइमेट चेंज एंड मोर। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी के अंदर एक अप्रोच होनी चाहिए कि कैसे जो चैलेंजेस है कि क्लीन एनर्जी का चाहे चैलेंज हो, चाहे सस्टेनेबल सिटीज़ का हो, क्लाइमेट चेंज का हो, और ऐसे ही अलग अलग चीज़ों पर अगर यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन ध्यान देंगे तो जो बच्चे वहाँ से हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो वो एक अच्छे इंसान के साथ साथ में एक जो कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वो भी उभर के बाहर आएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो SDG नंबर 12 है, जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, तो वो अचीव कर पाएंगे। साथ ही में जो SDG 15 है रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप का, तो उसको भी हम अचीव कर पाएंगे। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके अंदर जो 12th यानी जो 12वें नंबर का SDG है उसका वो है कि हम एक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो है वो सस्टेनेबल कर पाएंगे। प्लस जो 15th नंबर का SDG है वो कहता है कि हम कैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बना सकते हैं।
तो इन दोनों को ही अचीव करने के लिए हमें ज़रूरत है एक हायर एजुकेशन की। सजेशन दिए गए हैं दोस्तों कि कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है अलाइन विथ daily operations whether it can educate and oriented towards SDGs achievement. Collaboration among universities, communal engagement, sustainable integration and shared resources can help. जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल, वो एक दूसरे के साथ में हाथ मिला सकते हैं, एक दूसरे को आइडिया शेयर कर सकते हैं थोड़े और कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कम्युनल इंगेजमेंट के थ्रू या सस्टेनेबल इंटीग्रेशन के थ्रू इन सभी चीज़ों को, या फिर मैं कहूँ हायर एजुकेशन प्लस जो SDGs हैं, इनको अचीव करने में एक मदद कर सकते हैं। कंक्लूजन देते हुए राइटर ने बताया है कि कैसे हायर एजुकेशन जो है एक डायरेक्टली इंटीग्रेट होती है विद सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू द वेल बीइंग सिटीजन्स ऑफ एंड नेशनल बिल्डिंग। तो एक जो मैं बात बताऊँ आपको दोस्तों कि कैसे एक हायर एजुकेटेड पीपल जो होते हैं, या फिर मैं कहूँ एक इंडिविजुअल जब हाईली एजुकेटेड होता है या हाईली क्वालिफाइड होता है, तो वो कैसे एक अच्छे देश का या अच्छे एक समाज का निर्माण करता है। जब आप एक अच्छे पढ़े लिखे होंगे, आप पास हायर डिग्रीज होंगी, तो उससे होगा क्या कि आप मोर इंटेलेक्चुअल बनेंगे, मोर प्रैक्टिकल बनेंगे, आपके पास जॉब होगी तो आप उससे अपनी हेल्थ पर ध्यान दे पाएंगे, आप पॉवर्टी को कम करेंगे इस देश की, प्लस आप हेल्प करेंगे इस देश की इकोनॉमी को डेवलप करने में। और उसके साथ साथ में एक जो कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जब आप बनेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सभी फैक्टर्स एक साथ मिलकर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमने अचीव करने की बात कही है, तो उसको हम डेफिनेटली एज अर्ली एज पॉसिबल उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। एंड बात बताऊँ दोस्तों, न सिर्फ SDGs, ये जो बात है ये है कि हम कैसे SDGs तो एक चलो सभी यूनाइटेड नेशंस ने एक साथ में एक प्रण लिया है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि हम एक समाज को कैसे फोस्टर कर सकते हैं, इस समाज को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है हमें हाईली क्वालिफाइड होने की, हाईली कहते हैं ना कि हाईली एजुकेटेड होने की। तो उससे आपके जो एक इंटेलेक्चुअली आप जो ग्रो करते हैं वो एक डिफरेंट लेवल पे होता है। प्लस उसके साथ साथ में हमने देखा कि कैसे अलग अलग फील्ड्स के अंदर आप कंट्रीब्यूट करते हैं और इस देश को जो है, हमारे प्यारा भारत देश जो है, इसको आगे ले जाने में एक अच्छा खासा रोल आप प्ले करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेकंड आर्टिकल। हमने देखा कि कैसे हमारी हायर एजुकेशन के द्वारा हम SDGs जो हैं उनको अचीव कर सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। हमने एम रखा है बाय 2030 का, बट जितने भी सोर्सेस हम लगा देंगे तो मेरा मानना ये है कि हम इससे अचीव जल्दी कर पाएंगे। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड द हेडलाइंस। आज की जो हेडलाइंस है वो है इंडियन मेन सील पेरिस 2024 बर्थ विद गोल्डन मेडल। देखिए डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही के अंदर जो एशियन गेम्स चल रहे हैं उसके अंदर हमारी जो मेंस हॉकी टीम है उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। साथ ही में मेंस कबड्डी टीम ने भी जीता है गोल्ड, साथ ही में वुमेंस कबड्डी टीम ने भी जीता है गोल्ड, प्लस मेन क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है, प्लस वुमेंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है। तो देखा दोस्तों इस बार कैसे सभी टीम्स जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, एंड वी होप कि ऐसा ही जो परफॉर्मेंस है तो ये जो पेरिस ओलंपिक्स आने वाला है उनमें भी अपना जो कंट्रीब्यूशन है या परफॉर्मेंस है जारी रखे, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम्स। प्लस साथ साथ मैं आपको बता दूं इस बार जो हमारा एक रिकॉर्ड है वो अचीव किया है हमने बाय अचीविंग 100 मेडल्स इन एनी एशियन गेम्स। तो अभी तक जो हमारा रिकॉर्ड था पिछला, उसको ब्रेक करते हुए इस बार हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 100 मेडल्स का जो एक मार्क है उसको क्रॉस किया है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द कंटिजेंट। हेडलाइन है दोस्तों कि रशिया माइट पुल बैक फ्रॉम न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी। जो रशिया है वो बात कर रहा है कि कैसे वो न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी है उससे पीछे हटने की बात कर रहा है, एंड वो अब कोशिश कर रहा है कि कैसे जल्द से जल्द न्यूक्लियर टेस्ट जो है उनको शुरू किया जाए। तो हुआ क्या है दोस्तों कि अभी हमने देखा कि कैसे जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो उसके कारण जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं तो वो सब साथ नहीं दे रही हैं। तो रशिया का ये मानना है कि जब कोई भी कंट्रीज साथ नहीं है तो वी हैव टू डू दिस। तो अमेरिका प्लस रशिया ने जो ट्रीटी की थी उस ट्रीटी से बैक आने की बात कही है और कहा है कि हम लोग वापस से न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही में नोबेल पीस प्राइज़ की बात करें तो इस साल का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो दिया गया है ईरानियन एक्टिविटीज़ जो है नरगिस मोहम्मदी, इनको दिया गया है इस साल का नोबेल पीस प्राइज़। और लास्ट हेडलाइन है कि नो हाई कोर्ट शुड डिनाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हाइब्रिड हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जितने भी हियरिंग्स होती हैं, जितनी भी कहते हैं ना कि वो कोर्ट्स में जब केसेस होते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप
फिजिकली प्रेजेंट हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कोई भी देश का हाई कोर्ट जो है वो मतलब मना नहीं कर सकता है। मतलब एक जो रोक लगा दी थी ना पहले की आप लोगों को, जब आप लोगों मतलब कोई भी कल्प्रिट है या कोई किसी को भी अगर कोर्ट में प्रेजेंट होना है तो आपको फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब आप जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या हाइब्रिड हियरिंग्स होती है उसके थ्रू भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो डिफरेंस ये थी आज की कुछ हेडलाइंस, हमने देखे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। दैट्स रैप अप टुडेज एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी सजेशन है या कोई भी आपका सवाल है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपके सजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट अ थम्स अप एंड कमेंट कीजिए अपना आंसर और शेयर कीजिए इस एपिसोड को या फिर इस पूरी सीरीज़ को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि वो भी और ज़्यादा इन्फॉर्म रह सकें, थोड़ा और अपनी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे उस पर वर्क कर सके। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ में जितना भी एक आर्टिकल शेयर करता हूँ, हाईलाइट शेयर करता हूँ, तो या मैं आपके साथ जो हेडलाइन शेयर करता हूँ तो आपको एक ईजी वे में, आप ईजी लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी आपका जो फीडबैक है प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। So that's fine. This is Rupinder Shekhawat signing off. Jai Hind, and I will see you in the next one.